हेलो बच्चों। अब जो है आज हम लोग क्लास 9 के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम लॉस किए हुए क्लास सेकंड चैप्टर 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे चैप्टर 2। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थोड़ा सा लाइट का फ्लैश है, इस पे घबराइएगा नहीं, इसलिए इस पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, विजिबिलिटी नहीं क्लियर है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये हेडिंग है आपका बच्चों। चलिए, इसमें पहला टॉपिक हम लोग डालते हैं फोर्स। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स क्या है? व्हाट डू यू मीन अबाउट फोर्स? फोर्स के बारे में क्या समझते हैं आप? देखिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट के फॉर्म में है या कोई बॉडी मोशन के फॉर्म में है और उसके ऊपर कुछ हम ऐसा कर दें जिससे कि वो बॉडी अगर मोशन में है तो रेस्ट के फॉर्म में आ जाए, और अगर वो बॉडी रेस्ट के फॉर्म में है तो मोशन में आ जाए। इसका मतलब इसमें भी स्टेट को चेंज किया जा रहा है। रेस्ट है तो उसका स्टेट चेंज हो गया, जिसके कारण वो मोशन में आ गया। मोशन में है तो उसके ऊपर कुछ हमने ऐसा फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल कंडीशन अप्लाई किया जिसके कारण कि वो क्या बॉडी आ गया, रेस्ट के फॉर्म में आ गया। तो वही हमारा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग है फोर्स। तो इसमें लिखिए, फोर्स इज दैट which changes or tends to tends to change the state of rest, tends to change the state of rest or of the state of motion of a body, or of the state of motion of a body। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, लाइन नंबर 2 नंबर 3 से एग्जाम्पल देखेंगे। किकिंग ऑफ फुटबॉल, किक करना, किकिंग ऑफ फुटबॉल, KICKING, किकिंग ऑफ फुटबॉल। ऐसे पॉइंट करके एग्जाम्पल लिखते चले जाइए। नंबर 1 हो गया किकिंग ऑफ फुटबॉल। नंबर 2 लिफ्टिंग अ बुक, बुक को उठाना, लिफ्टिंग अ बुक। नंबर 3 कैचिंग अ बॉल, कैच करना। नंबर 4 ओपनिंग अ डोर, ओपनिंग अ डोर। और लास्ट एग्जाम्पल लिखिए, स्क्वेजिंग अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट है, उसको स्क्वेज करते हो, निचोड़ते हो, तब जाके टूथपेस्ट उससे बाहर आता है। ठीक है, तो अगला है क्या, स्क्वेजिंग अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। स्क्वेजिंग, SQUEEZING, स्क्वेजिंग। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नोट डाल करके लिखिए, अभी इधर थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा चलेगा। नोट में डाल करके लिखिए। देखिए, क्या आप फोर्स को देख सकते हो बच्चों? फोर्स को दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको अपीयरेंस, यानी हम उसको क्या कह सकते हैं, उसके प्रेजेंस को महसूस करते हैं, प्रेजेंस को महसूस करते हैं, फील करते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। लिखिए, नोट में लिखिए, फोर्स कैन नॉट बी सीन, force cannot be seen, force cannot be seen, but its presence can be felt, but its presence can be felt, its presence can be felt by the effects
बाय द इफेक्ट्स इट क्रिएट्स, बाय द इफेक्ट्स इट क्रिएट्स। अब हम लोग अगला टॉपिक आते हैं, हेडिंग डालेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, फोर्स के कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, उस चीज को हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। अगला हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसमें भी पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। जैसे फोर्स जो होता है, कोई भी बॉडी लाइंग है, रेस्ट के फॉर्म में है, तो अगर हम उसको फोर्स लगाए तो क्या हो गया, मोशन में आ गया, कोई भी बॉडी होगा। जैसे मान लीजिए सिंपली ये मेरा हैंड है, इसके ऊपर पेन है, तो आप बच्चों ये क्या है, रेस्ट के फॉर्म में है ना। इसके ऊपर हमने क्या किया, फोर्स लगाया और ये मेरे हाथ में आ गया, इसका मतलब ये मोशन के फॉर्म में होगा। तो इफेक्ट हुआ, फोर्स का इफेक्ट हुआ, फोर्स के इफेक्ट के कारण बॉडी रेस्ट से किस में आ गया, मोशन में आ गया। तो नंबर 1 लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स में, इसमें भी पॉइंट वाइज लिखेंगे। लिखिए फोर्स कैन मूव अ बॉडी, फोर्स कैन मूव अ बॉडी lying at rest, lying at rest। इफेक्ट ऑफ फोर्स ये पॉइंट वाइज करके आप लोग लिखेंगे, lying at rest। ओके। नंबर 2, दूसरी बात, अगर बॉडी मोशन के फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए बाइक चल रही है, कार चल रहा है, ट्रक चल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करने के बाद आफ्टर सम टाइम वो बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट के फॉर्म में हो गई। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, वो रेस्ट के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब अगर रेस्ट है तो मोशन में भी आ सकता है, और मोशन है तो रेस्ट में भी आ सकता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट देखिए, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। दूसरी बात, फोर्स जो होता है वह स्पीड को भी चेंज कर सकता है। जैसे एक्सेलरेटर लगा रहता है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो ना, हाथ से क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड बदल सकती है। स्पीड को तेज भी किया जा सकता है, स्पीड को कम भी किया जा सकता है। नाउ थर्ड पॉइंट लिखिए, फोर्स कैन चेंज द, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। दूसरी बात, फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन को बदल सकता है बच्चों। कैसे डायरेक्शन को बदलेगा, बाइक है, चला रहे हो, आपको राइट मुड़ना है तो क्या करोगे, आप हैंडल को मुड़ा दोगे, इस तरीके से मोड़ दोगे। जब मोड़ दोगे तो क्या होगा, आपका राइट हैंड साइड मुड़ जाएगा। यानी फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन को भी बदल सकता है। ओके, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज, सॉरी ठीक है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स के कारण हम किसी बॉडी के शेप और साइज को भी बदल सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, स्क्वेजिंग अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट बताया था ना। आप जब स्क्वेज करते हो तो जो पहले शुरुआत में जो उसका शेप था टूथपेस्ट का, ट्यूब का, क्या आप जब उसको स्क्वेज करते हो तो क्या वही शेप दोबारा आ जाता है, नहीं आता है। इसका मतलब आप जब फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका शेप और साइज भी बदल जाता है। ओके बच्चों, लिखिए फिफ्थ पॉइंट लिखिए, फोर्स कैन चेंज द, फोर्स कैन चेंज द, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स के कारण किसी बॉडी को हम रोटेट भी करा सकते हैं, लाइक दिस। जैसे किसी स्टोन को किसी थ्रेड से बांध लीजिए, ठीक है, उसको टाइटली बांध लीजिए और उसको आप घुमाइए सर्कुलर पाथ में, तो क्या होगा, आपने क्या किया,
उस फोर्स के कारण उस बॉडी को रोटेट करा दिया, सर्कुलर पाथ में क्या कर दिया, घुमा दिया। तो इसका मतलब फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी को रोटेटरी फॉर्म में, रोटेशनल फॉर्म में भी मूव करा सकते हैं। पोर्टर व्हील होता है ना, कुम्हार का जो चकिया होता है, पोर्टर व्हील बोलते हैं उसको। जो कुम्हार होता है, मिट्टी के जो बर्तन को बनाता है, वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा क्या होता है, व्हील टाइप में होता है, उसको क्या करता है, फोर्सली क्या करता है, घुमाता है, रोटेट कराता है, और उसके ऊपर जो है मिट्टी को रख करके अलग अलग शेप देता है। ठीक है, तो पोर्टर व्हील भी क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके वो रोटेटरी फॉर्म में मूव कर सकता है। तो फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी, लास्ट पॉइंट यही हो जाएगा, फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी। अब जैसे देखिए अगला हेडिंग है रिजल्टेंट फोर्स। देखिए बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स ध्यान से समझते चलिए, कोई बहुत ही टफ नहीं है। जैसे सिंपली मान लीजिए ये मैं हूं, यहां पर हूं, ठीक है, मैं का मतलब यानी कोई बॉडी मान लेते हैं, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। देखिए फोर्स अप्लाई किया, लगभग 3 फोर्स अप्लाई, F1 फोर्स हो गया, F2 हो गया और F3 फोर्स हो गया। और उसके बाद यहां पर जब इसके ऊपर आपने 3 फोर्स लगाए, 3 फोर्स लगाए, तो हमको क्या होगा, एक नेट फोर्स ऑब्टेन होगा कि नहीं, यानी जो फोर्स हमको F होगा वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। इट मींस जो इस F की वैल्यू होगी F1, F2 और F3 के क्या होगा, बराबर होगा। आई बात समझ में। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, अब मेरे ऊपर जो है पीछे से 3 फोर्स कोई लगा रहा, कोई 10 न्यूटन का लगा रहा है, कोई 12 न्यूटन का लगा रहा, कोई 15 न्यूटन का लगा रहा है, तो मैं बताओ कहां जाऊंगा, मैं आगे की तरफ मूव करूंगा, मैं आगे की तरफ मूव करूंगा। इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, सम ऑफ 3 फोर्सेस विच आर अप्लाइड ऑन मी, यानी मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तीनों के फोर्स के रिजल्टेंट के क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों यही रिजल्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, तो मैं पहले हेडिंग डालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा तो डायग्राम बना लीजिएगा। लिखिए, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ the resultant force of a number of forces acting on a body is a single force, acting on body is a single force which produces the same effect as produced by all the forces taken together, by all the forces taken together। अब ये डायग्राम बना लीजिए, आप डायग्राम बना लीजिए इसको। अब अगला हेडिंग आइए, बैलेंस्ड फोर्स। पॉज करके डायग्राम बनाइए। चलिए अगला हेडिंग है बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा है बच्चों, बैलेंस्ड, BALANCED। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बताइए, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, आप किस चीज को बैलेंस कहते हैं। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो नेट लगने वाला फोर्स है उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर फोर्स 0 होगा तो उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे ये यहां पे मेरे हाथ पे ये बॉडी रखी है, तो कैसा फोर्स है ये, इसके ऊपर जो भी फोर्स हम लगाएंगे, यहां पर देखिए ऊपर की तरफ मैं लगा रहा हूं, तो बताओ बैलेंस है कि अनबैलेंस है, क्या इसमें कोई मोशन हुआ, क्या कोई एक्सेलरेशन हुआ, नो। तो इसका मतलब ये कैसा फोर्स हुआ, बैलेंस फोर्स हुआ।
आई बात समझ में? तो बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि इस बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब इसमें बताओ जीरो कैसे हुआ? कि जितना हम फोर्स ऊपर से इस बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, मेरा हाथ भी उतना फोर्स इस बॉडी के ऊपर ऊपर की तरफ लगा रहा। सुनो मैंने क्या कहा, जैसे ये पेन है, इसके ऊपर मैंने फोर्स इस पेन से दूसरे पेन से इसके ऊपर लगाया, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन कहां हुआ? डाउनवर्ड हो गया। और मेरा हाथ भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, नहीं तो गिर नहीं जाता ये पेन, या हाथ गिर नहीं जाता मेरा। तो इसका मतलब मेरा हाथ भी तो फोर्स लगा रहा है इस बॉडी के ऊपर। कहां लगा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्स क्या हुए? इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए, डायरेक्शन क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो रिजल्टेंट वैल्यू इनकी फोर्स की क्या आ गई? जीरो आ गई। जब रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आ गई तो इसका मतलब किस टाइप का ये फोर्स हुआ? बैलेंस फोर्स हुआ। ठीक है बच्चों? तो बैलेंस फोर्स में दो तीन बातें हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो देखिए हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्टुअल स्टेप बनाते हैं। फोर्सेस आर बैलेंस्ड, जैसे क्या है? फोर्सेस आर बैलेंस्ड। फोर्सेस आर बैलेंस्ड, किस तरीके के फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे? इसमें यह होता है बच्चों की एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? जीरो होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो हो गए तो इससे दो बातें यहां समझ में आती है। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? रेस्ट के फॉर्म में होगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। वेलोसिटी भी क्या हो गया बच्चों? जीरो हो गया। कोई बॉडी रेस्ट के फॉर्म में, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। और वेलोसिटी जीरो हो गया तो इसका मतलब स्टे एट रेस्ट। क्या होगा? स्टे एट रेस्ट हो गया। दूसरी बात आती है ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट इन मोशन, केवल रेस्ट बॉडी के लिए बैलेंस फोर्स नहीं होता है। बॉडी अगर मोशन के फॉर्म में तो भी बैलेंस होता है, बशर्ते कंडीशन क्या होना चाहिए? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है उस बॉडी का मूव करते समय, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो बीच कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टे इन मोशन, यानी वो बॉडी लगातार मोशन के फॉर्म में बना रहेगा। और अगर मोशन के फॉर्म में बना रहेगा तो सेम स्पीड एंड डायरेक्शन भी बना रहेगा। इसका मतलब ये क्या होगा? सेम स्पीड होगा एंड क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन होगा। सेम स्पीड और डायरेक्शन उसका बना रहेगा इस तरीके से। आई बात समझ में? तो फोर्सेस आर बैलेंस्ड। फोर्सेस आर बैलेंस से एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? G इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इससे दो कंडीशन हमारी बन के आती हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसका मतलब V इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। स्टे एट रेस्ट, यानी वो स्टेबल फॉर्म में रहेगा, मोशन के फॉर्म में नहीं रहेगा। दूसरी बात है कि ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन के फॉर्म में, इसका मतलब V कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट हो गया। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्टे इन मोशन, यानी मोशन के फॉर्म में बना रहेगा। और अगर कोई बॉडी मोशन के फॉर्म में है, सेम डायरेक्शन के फॉर्म में है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब वह फोर्स क्या होता है? बैलेंस होता है। ठीक है? तो पहले मैं, हेडिंग है आपका पता है, हेडिंग क्या डाला था आपने? बैलेंस्ड फोर्सेस। उसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये पूरा हम लोग बनाएंगे, तो उसके बाद इसके एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है? लिखिए, हेडिंग है बैलेंस फोर्सेस। लिखिए, व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, when the forces acting on a body cancelled out the effects of each other in such a way that the resultant force is zero. Comma, then these forces are said to be balanced.
then these forces are said to be balanced। और करके दूसरा डिफिनेशन लिखेंगे, ओ आर और डालिए बड़ा सा, फिर लाइन चेंज करके दूसरा डिफिनेशन लिखिए। लिखिए, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, if a number of forces acting on a body produce zero acceleration, then the forces are balanced। ओके, पॉज करके ये पूरा बना लीजिए, आप पॉज करके बना लीजिए। अब एग्जाम्पल मैं यहां लिखने जा रहा हूं, देखिए लिखने क्या जा रहा हूं, स्ट्रक्चर से आपका समझिए उसका एग्जाम्पल बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर वन है, ये देखिए बच्चों, ये कोई बॉडी है, यहां पर ये क्या है, बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर जो है मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा, इस बॉडी पे इधर से हो रहा। यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 5 न्यूटन का हो रहा है, और यहां पर भी इस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है बच्चों, 5 न्यूटन हो रहा। तो बताइए इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया। तो इसका मतलब यहां पर नेट फोर्स F इक्वल टू, एक आपका राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस हो जाएगा F1 माइनस क्या होगा F2, 5 माइनस 5 कैंसिल होकर के क्या हो गया 0। तो इसका मतलब बैलेंस फोर्स को रिप्रेजेंट किया बच्चों। यस, नाउ सेकंड इज, जैसे बच्चों ये यहां पर कोई स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा के खींच रहे हैं 10 न्यूटन का, और इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई F1 इक्वल टू आपने 10 न्यूटन का खींचा, फोर्स अप्लाई किया, तो बताइए इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स F इक्वल टू कितना हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो F1 माइनस क्या हो गया F2 बराबर 10 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 0 हो जाएगा। बोलिए 10 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब इन दोनों बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये किस टाइप का फोर्स है, बैलेंस फोर्स हो गया। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। चलिए अब अगला आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। किसकी बात करेंगे हम लोग, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स, इसका मतलब कि किसी बॉडी के ऊपर हम इस तरीके से फोर्स अप्लाई करें कि उस बॉडी पर जो लगने वाला नेट फोर्स है उसकी वैल्यू 0 ना हो, यानी हमको कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू क्या हो बच्चों, ऑब्टेंड होती रहे। तो अगर हमको कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी ऑब्टेंड होगी तो क्या वो बैलेंस फोर्स रहेगा, नहीं रहेगा, इसका मतलब अनबैलेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये पेन है, अब हम कुछ इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करें फोर्स जिसके कारण कि इसमें कुछ वैल्यू आए, रिजल्टेंट वैल्यू। तो देखिए मैंने फोर्स अप्लाई किया, देखिए इस तरीके, ये देखिए अप्लाई किया, मूव कर रहा है कि नहीं आ रहा, तो बताओ ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस हो गया। इसका मतलब किसी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी के ऊपर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू हमको कुछ ना कुछ ऑब्टेन्ड हो, यानी इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती, 0 नहीं होती है। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की हमको न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। लिखिए, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, if the resultant force of all the forces acting on a system or body is not zero,
then the forces are called as then the forces are called as unbalanced forces. Forces are called as unbalanced forces. उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे. और करके दूसरा डिफिनेशन लिखिए. और करके दूसरा डिफिनेशन लिखिए. लिखिए, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, if a number of forces acting on a body, इधर थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, acting on body produce an acceleration, produce an acceleration in the body, comma, then the forces acting are called, then the forces acting are called unbalanced forces. Unbalanced forces. तो इसके हम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं. देखिए उसको आप लोग बनाएंगे. यहां देखिए, फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड. फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड. अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड है इसका मतलब है देयर इज एन एक्सेलरेशन. उसके अंदर क्या एक्सेलरेशन है? तो लिखेंगे देयर इज एन एक्सेलरेशन. उसके अंदर एक्सेलरेशन है और इसको हम टू पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. इसका मतलब है इसका मतलब जो एक्सेलरेशन बॉडी में हो रहा है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फोर्स के ऊपर कर रहा है, क्योंकि फोर्स की रिजल्टेंट वैल्यू हमको ऑब्टेन्ड है. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे द एक्सेलरेशन depends directly upon the net force. ठीक है. दूसरा ये, इसमें क्या होता है? दूसरे पॉइंट में ये है कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास. अभी आपको मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो ये चीजें, दोनों चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी. फिलहाल यहां पे जो इसका टॉपिक पढ़ रहे हैं हम उसी की बात करेंगे. द एक्सेलरेशन, ठीक है, डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द मास ऑफ बॉडी. देखिए फिर से समझिए, फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड. अगर फोर्स अनबैलेंस्ड है तो इसका मतलब पहले वाले में क्या था? अगर बैलेंस था तो एक्सेलरेशन जीरो था, लेकिन अनबैलेंस होने का मतलब हमको एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑब्टेन्ड होगा. एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑब्टेन्ड होगा. देयर इज एन एक्सेलरेशन. ये दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि द एक्सेलरेशन डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स. नेट फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी. मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है बच्चों. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत अच्छे से पढ़ाया है. आप उसको ध्यान से देखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है. मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा. मेरे वीडियो को आप देख लीजिए पीछे. पहले दो वीडियो, शुरुआत के जो सबसे दो वीडियो बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट बनाया हूं. आप उसको जरूर देखिए. ठीक है. अब ये पॉज करके नोट करिए. एग्जाम्पल आइए. एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 का मतलब है कि जैसे आप यहां पर जो है सूटकेस को हाथ में लिए हैं. सूटकेस को हाथ में लेकर के आप चल रहे हैं. तो बताइए सूटकेस में किस टाइप का फोर्स लग रहा है? बैलेंस फोर्स लग रहा है कि अनबैलेंस फोर्स लग रहा है? बताइए हमको. बैलेंस फोर्स लग रहा है. बैलेंस फोर्स लग रहा है क्योंकि आपने हाथ में होल्ड किया है
और सूटकेस का वेट कहाँ काम कर रहा है, नीचे कर रहा है, लेकिन हाथ से आपने उसको ऊपर की तरफ खींचा है, इसका मतलब बैलेंस है। लेकिन अगर सूटकेस को आपने नीचे रख दिया तो बताइए उस समय कौन सा फोर्स लगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके फोर्स से ज्यादा इफेक्ट हो गया। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके फोर्स से ज्यादा इफेक्ट हो गया तभी वो सूटकेस नीचे आ गया। और सूटकेस जब नीचे आ गया ग्राउंड पर तो किस टाइप का फोर्स लगा, अनबैलेंस फोर्स लग गया। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए when hold a suitcase comma the weight of the suitcase is balanced by the upward force applied by us comma now if we leave the suitcase the weight becomes an unbalanced force and it starts to accelerate the suitcase downwards दूसरी बात है कि इन अ टग ऑफ वार का मतलब होता है रस्सी को खींचना। टग ऑफ वार, कुछ पर्सन जो होते हैं रस्सी को अपनी तरफ इधर खींचते हैं, कुछ पर्सन अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। बीच में लाइन खींची रहती है, जिसका ज्यादा फोर्स होता है वो पर्सन उसी की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर 10 न्यूटन का फोर्स दोनों तरफ खींचा गया, अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल बताया, तो क्या वो बैलेंस फोर्स था आपका? 10 न्यूटन का नेट फोर्स लगने वाला उसका 0 था, बैलेंस था। लेकिन बच्चों उसमें से अगर एक भी फोर्स ज्यादा हो गया, 10 से 11 हो गया, 10 से 9 हो गया, तो क्या वो बैलेंस फोर्स रहा? नहीं। कैसा फोर्स हो गया? अनबैलेंस हो गया। तो टग ऑफ वार में क्या होता है, जब खींचते हैं तो जो जिस तरफ ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं उसी तरफ वो दूसरे वाले लोग उसी तरफ खींच के चले आते हैं। तो ये क्या होता है? ये अनबैलेंस फोर्स होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए इन अ टग ऑफ वार, टग TUG टग, इन अ टग ऑफ वार कॉमा two teams pull a rope, two teams pull a rope in opposite directions, please stop. If the rope moves in any direction comma then the forces applied by both the teams are known as unbalanced force, तो हमारा किस टाइप का फोर्स होगा बच्चों? अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। तो आपने ये समझा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, और बाकी उसके पीछे सारे फोर्स के बारे में आपने स्टडी किया। मेरे ख्याल से वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालिए, हेडिंग लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहला हेडिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके 3 लॉ है बच्चों, 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इसमें हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं नंबर 1, क्या लिखेंगे?
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अभी हम टाइप ऑफ इनर्शिया बताएंगे, उसमें फिर टाइप ऑफ इनर्शिया भी बताऊंगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पहला हेडिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बहुत गौर से समझिए, रटी रटाई चीज तो बुक में है, आप पढ़ भी लोगे, लेकिन उसके मेन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के फॉर्म में है और अगर कोई बॉडी मोशन के फॉर्म में है तो वह तब तक रेस्ट के फॉर्म में बनी रहेगी या तब तक वह मोशन के फॉर्म में बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता हो। मतलब जैसे हमने कहा, ये देखिए मार्कर है मेरे हैंड पर है, कैसा है? रेस्ट के फॉर्म में है। ये कब तक रेस्ट के फॉर्म में बना रहेगा? जब तक मैं नहीं चाहूंगा। जब तक मैं चाहूंगा तब तक ये रेस्ट के फॉर्म में बना रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ये मोशन के फॉर्म में आ गया। तो न्यूटन ने एकदम सही कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के फॉर्म में है तो तब तक रेस्ट के फॉर्म में बना रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता हो। ये फैन है, मान लीजिए फैन चलता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, तभी ये फैन चलता है। मोशन के फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी दिया, मोशन के फॉर्म में हुआ। क्या इलेक्ट्रिसिटी अगर हम ना दे तो क्या तब भी ये मोशन के फॉर्म में रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट कौन है इसको चलाने वाला? इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है। करंट अगर बंद कर दिया तो ये फैन क्या हो गया? बंद हो गया। यानी एक्सटर्नल फोर्स लगा उसके ऊपर, उस फैन को चलाने वाला एक्सटर्नल फोर्स लग गया, जिसके कारण इस पर जो है क्या होगा? हुआ बॉडी क्या हो जाएगी? मोशन के फॉर्म में रहेगी और यह बॉडी क्या होगी? रेस्ट के फॉर्म में। स्टेटमेंट है, हेडिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें लिखेंगे अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force is applied on it to change that state. लाइन चेंज लिखिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन also called law of inertia, उसको हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आज के लिए इतना ही। सेकेंड चैप्टर 9th का स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। खूब रिवाइज करिए बच्चों, लॉकडाउन है, खूब रिवाइज करिए। और यहां पर सेकेंड चैप्टर को भी अब स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना आप लोग। ठीक है, तो आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। अभी न्यूमेरिकल आपको आगे मिलेंगे, फिर मैं उसको आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए पुनः आपको तहे दिल से धन्यवाद।